हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को मैंने जैसा कह रखा है कि हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। इसी सिलसिले में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के पूरे 10 नंबर पक्के करवा दिए हैं और अब बारी है आपके प्रोबेबिलिटी और एलपीपी का। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बोलने वाला हूं ना, अगर इसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी के 8 मार्क्स और एलपीपी के 5 यानी 13 नंबर अगर कट जाए ना तो नाम बदल देना। इसी वीडियो में कमेंट में आके लिख कर जाना जो मन करे कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन से बात नहीं बनी, लेकिन जो चीज कहूं उसे पूरे फॉलो करना पड़ेगा। अब ये फॉलो होगी कैसे, तो देखो भाई, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो पर आप जाओगे, यहां मेरी प्लेलिस्ट रेडी है। यहां देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में मैंने मैट्रिसेस करवा दी है, यहां डिटरमिनेंट में आपको पीवाईक्यूज करवा दी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट को जब ओपन करोगे और इसके अंदर आपको सबसे पहली वीडियो दिखाई देगी प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी वीडियो में मैं एक सेकंड रुको भाई, इस प्रोबेबिलिटी वीडियो पे अगर आप काम करोगे ना जाके 3 घंटे लगेंगे आपके। अब आप बोलोगे सर 3 घंटे बैठना पड़ेगा भाई, लेकिन उस 3 घंटे के बाद और आधे घंटे की ये वाली वीडियो और आधे घंटे की एमसीक्यू, भाई ये 3 से 4 घंटे के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इस बात को आप फॉलो करते हो तो। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, चीजें समझा दी है ना भाई अच्छे से। अब चलेंगे सीधा क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अब आगे बढ़ने से पहले ना आपको कुछ चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या चीजें सर? देखो भाई, सबसे पहली चीज की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी पूछी कैसे जाती है, तो देखो भाई, एक आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, एक आती है केस स्टडी और एक आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा पैटर्न रहता है। अगर टीचर का मन कर गया कि इस बार केस स्टडी नहीं देता हूं तो फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर वो 3 नंबर या तो एमसीक्यू या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अरेंज कर लेता है। लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि इस बार केस स्टडी आएगी। अब सर केस स्टडी की प्रैक्टिस कहां पर करनी है, तो केस स्टडी की प्रैक्टिस मैंने उसी वीडियो के अंदर करवा रखी है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर एक चीज करवाइए, 1-2 नहीं, कम से कम 5 या 6 केस स्टडी डिस्कस करिए, उससे अलग पेपर में बनेगी ही नहीं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के इस वाले सेक्शन की, यानी जब 3 नंबर, क्योंकि एमसीक्यू की वीडियो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे पक्का करना है वो अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर बात आती है एलपीपी। एलपीपी का भी मैंने 1 घंटे का लेक्चर अपलोड करा है, उस पेपर में उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई। और इसके एमसीक्यू जो 1 मार्क्स में आते हैं या 2 नंबर के आते हैं और 3 नंबर का आपका वो क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा क्वेश्चन? ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो वो सब मैंने करवा दिया है उसी वीडियो के अंदर, और इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के रूप में। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, अ पेयर ऑफ डाइज, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर। अब जरा आसानी से समझो, ये इतना आसान क्वेश्चन है, आपको बस लिखना आना चाहिए। 2 पासे फेंके हैं, ठीक है, और x का क्या मतलब होता है, जो क्वेश्चन ने बोला है वही मतलब होगा। x डिनोट्स डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। अच्छा पूरा लिखना, एब्सोल्यूट डिफरेंस। सर एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? अभी बता देता हूं, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। ठीक है भाई। तो x क्या क्या हो सकता है, आओ समझते हैं। x कैन बी, आप जब 2 डाइस बनाते हो तो कैसे बनाते हो सर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। सिनेरियो पूरा ऐसे ही चलता है। यस सर ऐसे ही चलता है। अब देखो माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, माइनस में नहीं लिखना है, एब्सोल्यूट लिखना है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 3, 4 और ये 5। आई होप ये माइनस आप कर सकते हो। अब देखो 2 में से 1 गया 1, फिर 0। एक चीज याद रखना, यहां 0 ही आएगा। 3 में से 3 0, 4 में से 4 0, 5 में से 5 0, 6 में से 6 गया 0। अब इसके अराउंड गिनती चलेगी, कैसे देखो, 2 में से 3 गया 1 2 3 4, करके देख लो आप, यही आएगा। इधर देखो, अब 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, इधर चलेगा 1 2 3, गिन के देख लो आप, यही बनेगा इसका भाई। 3 में से 4 1, 3 में से 5 2, 3 में से 6 3, सही है ना। अब इधर भी ऐसी 1 2 3 1 2, बन रही है बात। फिर इधर आ जाओ, ये इस तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा हमने इधर उधर लिख दिया, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। आ जाओ, ये यहां पर 0 है, ये यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां 1
2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलेगी हमारी गेम। अब इसे गिनना कैसे है, ध्यान से देखो। टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं सर? 36 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 36। तो एक्स क्या क्या आ सकता है सर? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 भी आ सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो देखते चलना भाई। सबसे पहले 0 1 2 3 4 और 5। अब फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटी गिनना शुरू करो मेरे साथ। 0 कितनी बार आ रहा है सर? 6 बार, तो 6/36 सही है भाई। अब जरा बताओ 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आ रहा है भाई। 10/36। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रहा है भाई। 36 हो गया नीचे। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है भाई। जो भी नंबर आ रहा है वो डबल ही होगा, फिक्स है ये चीज। तो इसके बाद और क्या बोल रहा है? 4 1 2 1 2, 4/36। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 और 1, 2 बार। तो लो जी, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, यहीं पर डिवाइड मैंने जानबूझ के पूरा लिखा है, आप ऐसे लिख सकते थे 1/6, ठीक है भाई। ये वाला आप काट दो, ये 5 और 18 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। बच्चे बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन 3 नंबर में, भाई इतना आसान नहीं है, इसमें गलती होती है। तो वो गलती नहीं करोगे अगर आप ध्यान से करोगे। आपको अक्सर लगता होगा टीचर बोलता है तो बड़ा आसान लगता है, हम करते हैं तो टफ लगता है। भाई प्रैक्टिस करो, आपको भी आसान लगेगा। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, माइक ओके। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। देयर आर 2 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हैं? 2। ओके, वन ऑफ देम इज बायस कॉइन। अच्छा, एक बेकार कॉइन है। बेकार मतलब वो हेड और टेल को कम ज्यादा बार लेकर आता है, इक्वल टाइम नहीं लेकर आता। सच दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये रही। अदर कॉइन इज अ फेयर कॉइन। तो 2 कॉइन है भाई, E1 फेयर कॉइन, ठीक है भाई, और E2 बायस कॉइन या अनफेयर कॉइन, ठीक है भाई। अनफेयर हो गया, बायस, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड वंस। देख, कॉइन को देखा सबसे पहले तो, और फिर टॉस करा, तो ये बेस थ्योरम से बनती जा रही है। देखते चलते हैं। इफ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन में हेड आ रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बायस कॉइन से आया होगा? तो इसका मतलब यहां पर एक कॉमन इवेंट है। अगर आप वो 3 घंटे का लेक्चर देखकर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक क्यों लिया जाता है, क्योंकि बेस थ्योरम में कंडीशन ही गिवन की होती है कि कॉइन में हेड आ रहा है, शोज हेड। आ जाओ, अब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 तो बता दो। सर ये कैसे बताएं? भाई 2 कॉइन है, कौन सा कॉइन सिलेक्ट करोगे? सर कोई सा भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 1/2, 1/2, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर उस पे हेड आया है और वो फेयर कॉइन था तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और हेड आया है और अगर वो बायस कॉइन था तो क्या प्रोबेबिलिटी थी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन में 1/2 होती है, सिंपल। और अनफेयर कॉइन के अंदर ये रही हमारी प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखो, हेड 1 आ रहा है, टेल 3 आ रहा है, तो ये 1/4 हो गया भाई। 1:3 है तो 1/4 होगा और टेल 3/4 होगा, ठीक है। चलिए, अब इसने बोला है कि कॉइन तो हेड आ गया, ये तो कंफर्म है, कॉइन तो हेड आ गया। वो किससे आया है? सर बायस कॉइन से आया है, तो E2/A। अब कर दीजिएगा इसे, ये बहुत सिंपल है बेस थ्योरम। अगर आपने पहले अच्छे से करी है तो, नहीं करी है तो लेक्चर जाके देखो। आ जाओ जी इधर, ये आएगा आपका E2, फिर आएगा A/E2, और नीचे हर बार पूरी चीजें आती हैं, E1 A/E1 प्लस E2 और A/E2। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, हालांकि मैं भी आपको करके दिखा दूंगा। E2 कितना है? E2 कितना है सर? 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, प्लस में भी 1/2 है, क्योंकि कॉइन तो सेम ही रहेंगे, है ना भाई। अब बात करते हैं इनकी। देखो ये है 1/2 और ये है 1/4 और ये भी है 1/4। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, कितना आ रहा है सर? 1/8, नीचे 1/4 और 1/8। अब जरा इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा, अरे हाँ ठीक है, 1/8 इसको सॉल्व करो, ये आएगा 3/8, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 1/3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 3 मार्क्स का आता है भाई, 3 मार्क्स का आता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए।
क्या पूछा हुआ है? अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई, ठीक है, आर टॉस। अनबायस क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस पर आने वाले हर नंबर इक्वली लाइकली होंगे। कॉइन के साथ अनबायस्ड डाई है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सर हेड के साथ 1, फिर हेड के साथ 2, ऐसे करते करते हेड के साथ 6, फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, ऐसे करते करते बच्चे टेल के साथ 6। ओके, चलिए अब ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड आ रहा है कॉइन पर, ठीक है जी। तो पूरे हेड की लाइन उठा के लिख लो, पूरे हेड की लाइन उठा के लिख लो, ठीक है भाई, पूरी लाइन लिख दीजिएगा 1 से लेकर 6 तक। और जो बी है वो पता है क्या बता रहा है? वो बता रहा है 3 आना चाहिए डाइस पे। तो ऐसा तो सिर्फ 2 ही बार हो रहा है भाई, हेड 3 और टेल 3, बस, और कभी नहीं हो रहा। अब आपसे पूछा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आ जाओ भाई। सबसे पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, बताओ जरा क्या कॉमन आ रहा है? सर हेड कॉमा 3 कॉमन आ रहा है। हर एक इवेंट इक्वली लाइकली था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 काउंट होंगे ना ये, 6 और 6। तो अब एक एक करके सबकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/12, देखते जाना भाई, और बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/12, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, 1/12, ठीक है भाई, 1/12। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर आ जाए। तो चेक कर लो, चेक कर लो, ए मल्टीप्लाई बी 6/12 है और 2/12 है, 6 दूनी 12, 2 से 2 11, और 1 आ रहा 1/12। बोलो समझ में आ रहा? ठीक है भाई। तो 1/12 को देखो क्या आ रहा है? सर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। यस, दिस इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? क्लियर हो रही है चीजें? चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। 2 नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर, तो पहले नंबर्स को सिलेक्ट करो, नंबर्स को सिलेक्ट करो। नंबर्स आर 2 4 6 8 10 12, 6 नंबर तो यही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, 2 नंबर निकाले जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, याद रखना इस बात को, यानी कोई रिपीट नहीं होगा, 2 के साथ 2 नहीं आएगा। आगे, इफ x डिनोट द, यानी जब आप कोई 2 नंबर सिलेक्ट करोगे तो x का मतलब है ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, तो x का मतलब है ग्रेटर ऑफ 2 नंबर आर सिलेक्टेड, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर आर सिलेक्टेड, ठीक है जी। अब 2 नंबर आपने उठाए तो जरा देखो क्या सिनेरियो बनेगा, सैंपल स्पेस बना लो वरना कंफ्यूजन रहेगी। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये तो कट गए, 2 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, ऐसे 8 भी नहीं आएगा, 10 10 भी नहीं आएगा, 12 12 भी नहीं आएगा। नहीं समझे? दोबारा देख लो, दोबारा देख लो भाई। ये 2 2 कैसे आ सकता है? जब 2 आने के बाद आपके साथ सिर्फ 4 आ सकता है, फिर आपके साथ 6 आ सकता है, फिर आपके साथ 8 आ सकता है, फिर आपके साथ 10 आ सकता है, फिर आपके साथ 12 आ सकता है। तो ऐसे करके टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे जरा गिनना। सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 36 होने चाहिए थे, पर 36 में से 6 हटा दो क्योंकि 2 2 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 6 6 8 8 10 10 12 12 नहीं आएंगे, तो टोटल बने 30। पहली चीज। अब x का मतलब है ग्रेटर ऑफ 2, तो जरा ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, क्या 2 कभी बड़ा नंबर हो सकता है इनमें से किसी से भी? सोचो, नहीं होगा। तो फिर सबसे पहले 4 आ सकता है, देखते चलना, फिर 6, फिर 8, और फिर 10, और फिर 12, बस यही नंबर बड़े होंगे। अब होंगे कैसे ये मैं आपको सिखाता हूं। आ जाओ इनकी प्रोबेबिलिटी। मैं ना हमेशा प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्म लिखूंगा, डिवाइड आप लोग करना, ठीक है। चलो देखो, 4 किस किस से बड़ा हो सकता है? सर 4 सिर्फ 2 से बड़ा होगा। कितनी बार? 2 बार। सर 2 बार कैसे? इसको सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना भाई सभी। एक बात बताओ, आपने लिखा 2 4 और इधर से लिखा आपने 4,2, बताओ जरा कौन बड़ा है? सर दोनों केस में 4 बड़ा है, तो कितने केस हुए? 2। तो जब मैं ए बी बोलूंगा ना तो ऑटोमेटिक बी ए को काउंट कर लेना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 6 किस किस से बड़ा है? सर 6 4 और 2 से बड़ा है,
ठीक है भाई, आगे से किसी से बड़ा नहीं होगा वो, तो 1 और 2 तो कितना आएगा 4। सर अब 4 क्यों आया भाई, देखो 2 6 और यहां पर जब आप करोगे 6 2 फिर 4 6 और 6 4 आ गए, कैसे देखो 2 के साथ 6 4 के साथ 6, ये तो है ही, इसका उल्टा भी तो करोगे 6 2 6 4, इस तरीके से 4 लिखा है मैंने। अब 8 बताओ किस किस से बड़ा है, सर 1 2 3 तीनों से बड़ा है, उल्टा भी लिखोगे तो 6/30, ये लो जी। अब फटाफट बता दोगे आप 10 किस किस से बड़ा है, सर इन चारों से बड़ा है, तो 4 है, उल्टा भी लिखोगे तो 8/30। 12 सबसे बड़ा है तो यानी 5 का उल्टा 10/30। आपको कभी दिक्कत लगे ना आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो इसे ऐड कर लो, 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, 30/30 1, बिल्कुल सही है। 3 नंबर पक्के, 3 नंबर पक्के, याद रखना भाई, ऐसी चीजें करोगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमें कराने में मजा आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर का है, पर मेरा मन करा कि मैं इसको करवाऊं तो मैंने आपके लिए लेकर आ गया। और ऐसे क्वेश्चनों को ही कॉम्पिटेंसी बेस बोला सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को ही कॉम्पिटेंसी बेस बोला जाता है। तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आप इसको अच्छे से समझोगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो, अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजरल वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सिंपल, एंड प्रोबेबिलिटी दैट x टेक द वैल्यू ऑफ r, ठीक है, यानी x जो होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं r, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द 5 रेज टू द पावर माइनस का r। ये क्या बोल दिया इसने भाई, ये प्रोपोर्शनल है, किसके साथ है, ये प्रोपोर्शनल ऐसे बनाते थे हम लोग, अगर आपको ये नहीं आता तो इससे डरना मत, मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, इससे डरना मत, ठीक है। प्रोपोर्शनल है 5 की पावर माइनस r के साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड भाई देखो, अगर कोई चीज किसी के प्रोपोर्शन में है, किसी के प्रोपोर्शन में है, जैसे 2 के प्रोपोर्शन में है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है 4 के प्रोपोर्शन में, पूरी बात समझना, तो सबको काट के 1 आएगा। लेकिन हम यहां पर ऐसा भी तो कर सकते, मान लो अगर मैंने दोनों के नीचे 2 मल्टीप्लाई करा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो देखो अब भी 1/2 बनेगा, अब भी 1/2 बनेगा। तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में एक कॉमन वैल्यू आ सकती है। अब वो कॉमन वैल्यू कैसे आती है, अगर आप लोगों को अपनी 6th 7th 8th की थोड़ी थोड़ी बातें याद हो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके, वरना आप सोचोगे सर 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं, पर इतना पता होना चाहिए कि ये कहना चाह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 5 की पावर माइनस r है। पर इतना सिंपल नहीं होगा, इसके साथ एक k काउंट होगा जो प्रोपोर्शन की वैल्यू को बताएगा कि आप किसी को भी डिवाइड करो, हर बार ये k आपका उपलब्ध रहेगा, चाहे आप पहली प्रोबेबिलिटी के लिए इसको डिवाइड करो, चाहे दूसरी के लिए करो, चाहे तीसरी के लिए, चाहे चौथी के लिए, हर बार उसमें जो प्रोपोर्शन वैल्यू रहेगी वो कौन रहेगी, k रहेगी। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो भाई, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, k और 1/5 की पावर r, क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अब इसने बोला है x के अंदर सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आपका दिमाग फटेगा, सर कितनी वैल्यू लूं, 1 2 3 4 5, भाई 1 करोड़ तक जा रही है तो भी लेना पड़ेगा। अब करना कैसे वो सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं तो ये k इंटू में 5 की पावर 1 आएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। और अगर मैं 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, ठीक है, तो ये k 5 की पावर 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 3 रखता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, k इंटू 5 की पावर 3 आएगा। अच्छा, अगर मैं नॉन नेगेटिव बोला है ना इसने, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 0 भी रख सकते हैं, तो k इंटू 1/5 की पावर 0 भी रख सकते हैं, तो ये सारी वैल्यू आएगी। अब एक बात बताओ, सो ऑन, कितनी भी वैल्यू आप रख लो, सबके प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो तो 1 के इक्वल होता है ना, हाँ जी सर 1 के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू 5 की पावर 0 प्लस k इंटू 5 की पावर 1, k इंटू 5 की पावर 2, और ऐसे करते जाओ और इक्वल टू इसका सम आ जाएगा 1, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब यहां पर जब मैंने k कॉमन लिया, ये होता है 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ये आएगा 1/5, ये आएगा 1/5 का स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्यों जा रहा है इन्फिनिटी तक, क्योंकि क्वेश्चन ने सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए बोला है।
अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको उस लेक्चर में भी पढ़ाया है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म बताओ कितना है सर, 1 है। 1 माइनस आर कितना है सर, 1/5 है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है, और सॉल्व करेंगे या ऊपर जाके हो जाएगा 5/4 इक्वल टू में, लेकिन 1 है तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी क्वेश्चन हमें करना है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो बच्चे x की वैल्यू 3 से अगर छोटी है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी सर? 0 की निकालो सर, 1 की निकालो और सर 2 की वैल्यू निकालो। बोलो हाँ या ना। भाई 3 से छोटा बोला है ना उसने, तो 3 से छोटे में कौन कौन आ गया सर? 2, 1 और 0, ठीक है भाई। अब जरा 0 की प्रोबेबिलिटी बताना कितनी थी? 0 की प्रोबेबिलिटी ये थी कि हाँ या ना, क्योंकि 5 की पावर 0 तो 1 होता है। 1 में कितनी थी? k/5, और 2 में कितनी थी? k/5 का स्क्वायर। अब बस आप इसमें k को कॉमन लो, 1/1 प्लस 1/5, 1/5 का स्क्वायर। आपके पास k की वैल्यू मैंने दे दी। पुट कर इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। और आई होप अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका दिमाग चला है, तो भाई रिप्लाई दो। रिप्लाई कहाँ पर? कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई ये एक और क्वेश्चन पर अब ये आप निपटा लोगे तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन थोड़ा समझा दूंगा देखो भाई, इसमें पूछा है EX। अब ये EX क्या होता है? EX होता है मीन, जिसमें मैंने आपको बताया है EX कैसे निकालते हैं सर। EX निकालते हैं सिग्मा XI और PI। अगर नहीं देखा तो लेक्चर देख लो जाके, ठीक है। करोगे भाई इस क्वेश्चन को होमवर्क में मुझे, या मैं करवा दूं? चलो मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे भरोसे रहूंगा तो हो गया। भाई याद रखना, प्रोबेबिलिटी में जो सबकी जमा होती है किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो सारे k वालों को प्लस कर लो और इक्वल टू में 1 कर दो, ठीक है भाई। अब इसमें एलसीएम ले लो, k का आंसर आ जाएगा। आ जाओ जी, 6 आ रहा है जी एलसीएम। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 बराबर आ गया 1। ये इधर जाकर हो गया 6, 3 2 5 और 1 6, तो काट दो जी। k की वैल्यू आ गई 1। लो जी, पहला ऑप्शन आ गया। अब आपसे पूछा है व्हाट, मैं बना बोल कर भी सब बता दिया आपको। जो x की वैल्यू है वो 3 से, एक सेकंड, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और बराबर है, 3 से छोटी और बराबर है। तो ये खामा खा की बकवास कर रहा है, सब कुछ ही पूछ रहा है आपसे ये देखो। यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी पूछ रहा है, 1 से लेकर 3 तक लेनी है वैल्यू, और x बराबर 2 भी पूछ रहा है, और x बराबर 3 भी पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब सर इसका आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि यही तो वो वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पुट कर देना भाई इसमें ये सारी वैल्यूज। सर कैसे भाई? 1 की जगह k/2 रखना, k/3 रखना, k/6 रखना, फिर k की जगह 1 रखना, फिर सबको प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट आपसे मीन पूछा, जब इतना बता दिया तो मीन भी बता ही देता हूँ। टेबल को दोबारा रिस्ट्रक्चर करो। x था 1 2 3, ठीक है भाई, और नीचे आ गया आपका जो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/6। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। सर कैसे? क्योंकि k 1 लाया हूं मैं, है ना। अब इसमें 0 दिया नहीं था तो हमने उसको यूज भी नहीं करा। अब मीन कैसे निकालते हैं? सिंपली इनकी गुणा कर दो और उन्हें ऐड कर दो। 1 को 1/2 के साथ, 2 को 1/3 के साथ, 3 को 1/6 के साथ सॉल्व कर दो। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2। आई होप इसकी जमा तो आप कर ही सकते हो, 5/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। करके देख लेना, यही आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके सर, चेक करना और मुझे बताना भाई आंसर आया या नहीं आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखो भाई, ये क्वेश्चन NCERT का है, कई बार उस लेक्चर से लेकर अब तक डिस्कस कर दिया, तो ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से करना। ये मैं करवा देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 20 पीपल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यानी सच बोलने वाले लोग 20 हैं, ठीक है भाई, ट्रुथ बोलने वाले, और जो लाई करते हैं यानी झूठ बोलते हैं वो 30 हैं। टोटल पीपल हो गए 50। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
2 पर्सन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 पर्सनों को सिलेक्ट करा गया विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है दैट सिलेक्टेड पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ओके, तो एक्स हो गया 2 पर्सन आर सिलेक्ट, या एक्स हो गया सिलेक्टेड पर्सन है ना भाई। अब वो सिलेक्टेड पर्सन क्या करते हैं, आओ जरा ट्राई करते हैं। सिलेक्टेड पर्सन हु स्पीक ट्रुथ। अब एक एक करके जरा इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। ये हमारा बॉक्स है, आपने 2 पर्सन सिलेक्ट करे है ना, 2 सिलेक्टेड पर्सन। अब एक एक करके कहानी को समझते हैं। देखो, इसका सैंपल स्पेस यहां बन जाएगा, सैंपल स्पेस बोल रहा हूं, पीडी यहां बन जाएगा, सॉल्व मैं यहां करवाता हूं। देखो एक बात बताओ, अगर x बराबर मैंने 0 लिखा, 0 का क्या मतलब है कि 2 बच्चे जो आप सिलेक्ट करोगे वो सच नहीं बोलते, 0 का मतलब है एक ने भी सच नहीं बोला। ठीक है भाई, अब इसने बोला है रिप्लेसमेंट विदाउट है, यानी रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, 0 का क्या मतलब है कि दोनों झूठे आ गए, दोनों झूठे आ गए। अब बताओ जरा, दोनों अगर झूठे आए तो वो किस में से आएंगे? सर 30 में से आएंगे, बोलो हाँ या ना। तो 30/50 और अगली बार 29/49, क्योंकि एक कम हो जाएगा एज द रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, क्लियर है? अगले पे चलो। x बराबर 1 का मतलब होता है एक झूठा और एक सच्चा, यानी 20/50 ये सच्चा हो गया, फिर झूठे को ले आओ 30/49। पर ये सिनेरियो पलट भी तो सकता है ना, कैसे भाई? एक बात बताओ, झूठा सच्चा पहले आ गया, झूठा बाद में आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है झूठा पहले आ जाए, सच्चा बाद में आ जाए। तो आप इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो 2 लिखा है उसका ये मतलब है कि 2 सिचुएशंस बन रही हैं, एक झूठा पहले और एक सच्चा पहले। तो इस 2 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बनता है। नहीं पता, डिटेल से जानना चाहते हो, सर बेसिक से बताओ, भाई बेसिक के लिए लेक्चर करवाया, देख लो उसे जाके, बार बार कह रहा हूं, कुछ बात है तभी कह रहा हूं। अब दोनों सच्चे लोग आ गए तो 20/50 और अगली बार 49 और ऊपर कितने आएंगे? 19, क्योंकि सच्चे आए हमारे पास। अब इनकी कैलकुलेशन आप करोगे और उसको यहां पे क्या करोगे? सर पुट करेंगे 0, 1 और 2, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको पुट करनी है। मुझे पूरा भरोसा है अपने पढ़ाए हुए प्यारे प्यारे बच्चों पे कि भाई जो बता रहा हूं उसको एटलीस्ट करेंगे, ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस तभी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बोला हुआ है एक थैले में 3 रेड बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं। ठीक है भाई, रेड बॉल्स 3 हो गई और वाइट बॉल्स 2 हो गई। ठीक है जी, वाइट बॉल्स 2 हो गई। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। ओके ओके, वेरी गुड, विद रिप्लेसमेंट है, थैले में से निकाली जा रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बुक जैसा लग रहा है, थोड़ा अलग है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मांग लिया किसका? वाइट बॉल का। पहले आप बताओ कितनी बॉल निकाली गई है? तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाली। अब जो 2 बॉल निकाली है वो क्या है? वो क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। एक्स है, वो एक्स को क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ वाइट बॉल। अब एक एक करके कहानी को समझना, आप आसानी से क्वेश्चन बना दोगे। सबसे पहला सिनेरियो कि एक भी वाइट बॉल नहीं आई, दूसरा एक वाइट बॉल आई, तीसरा 2 वाइट बॉल आई। इसके अलावा कोई और सिनेरियो बनेगा? नहीं। यहां बनेगा अपना पीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, चलिए आइए। पहले अगर एक भी वाइट बॉल नहीं आई तो कौन सी बॉल आई होगी? सर रेड आई होगी, 3/5 और अगले में भी 3/5। अब बच्चा बोलेगा सर 4 क्यों नहीं करा आपने? भाई रिपीटेशन अलाउड है विद रिप्लेसमेंट, तो यानी जो पहले रेड आ गई है दोबारा भी रेड आ सकती है, तो ये 9/25 आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब है एक वाइट बॉल, तो पहले मान लो रेड आ गई, ठीक है, और फिर वाइट आ गई। पर ऐसे 2 केस बनेंगे ना। क्यों बनेंगे 2 केस? रेड वाइट भी तो हो सकता है और वाइट रेड भी हो सकता है। तो पहले हमने रेड लिखा, वाइट लिखा, फिर हमने वाइट और रेड कर दिया, तो दोनों केसों को सीधा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो एक कंबाइंड केस में काउंट हो जाए। ठीक है भाई, देख लो ऐसे बोल रहा हूं मैं, 3/5 2/5 प्लस 2/5 3/5। आप जरा देखो, अगर मैं 3/5 और 2/5 को कॉमन ले लूं तो अंदर 1 + 1 बचेगा जो कि 2 होता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली 2 लिखना प्रेफर करता हूं। ठीक है भाई,
चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको। अब दोनों वाइट बॉल हैं तो सर पहली भी वाइट और अगली भी वाइट, हो गया। अब सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4, तो यहां पर इसको पुट कर दो। आ जाओ, यहां पहले वाले में आएगा 9/25, फिर 12/25, फिर 4/25, और यहां पर आएगा आपका 0, 1 और 2। आई होप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। गारंटीड क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, और ये मैंने उस लेक्चर में डिस्कस करा है, तो उम्मीद है कि आप इसे कवर करोगे जाके। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक और है, इसको करते हैं। आ जाओ। द चांसेस ऑफ PQR गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है, एज अ CEO ऑफ अ कंपनी आर दिस, यानी 4 और 1 5 और 2 7, 7 में से 4 रेशियो चांसेस है P के, 1 है Q का और 2 है R के। द प्रोबेबिलिटी फॉर द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द CEO PQR आर दिस। इफ द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर एज अ CEO। तो सबसे पहले आपके पास 3 लोग हैं PQR, तो पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, क्या है ये? अपॉइंट कर लो। किसको अपॉइंट कर लो? अपॉइंट कर लो P को, फिर अपॉइंट कर लो Q को, अपॉइंट कर लो R को। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? E1 मतलब P को अपॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/7, भाई 4 है ना, और ये टोटल 7 हो रहा है। और Q को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, और R को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7। ठीक है, अब इसने बोला है कि कोई भी ऐड हो जाए, चाहे E, चाहे P, चाहे Q, चाहे R, कोई भी आए, हमें प्रॉफिट में इंक्रीज चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट में इंक्रीज चाहिए। अब एक बात बताओ, अब इसने बोला है कि प्रॉफिट में इंक्रीज तो हुआ, बट अगर P की वजह से हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, Q की वजह से ये रही, R की वजह से ये रही। तो अब यहां लिखोगे आप A/E1 कि अगर हमने P को सिलेक्ट करा होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 होती कि प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर मैं लिखता हूं A/E2 तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने Q को सिलेक्ट करा और फिर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 0.8। और फिर A/E3 का क्या मतलब होगा? A/E3 का मतलब होगा कि आपने R को सिलेक्ट करा और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 0.5। अब एक बात बताओ, हमसे अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉफिट इंक्रीजेस, सिर्फ इसकी, तो भाई ये बन जाता टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमसे पूछा किसका है? प्रोबेबिलिटी बताओ, इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर, यानी जो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो रहा है ये आर की वजह से हो रहा है। आर मतलब लास्ट वाला, तो आपको E3/A बताना है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कमेंट में इसका आंसर लिखो, जो भी डेसिमल में आ रहा है चाहे फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मुझे करके दिखाओगे। एक और क्वेश्चन सैंपल पेपर का क्वेश्चन जानबूझ के लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा मन सैंपल पेपर को उठाने का भी नहीं करा होगा। देखो भाई, आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेन टुडे, आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.6, याद रखना। और अगर आज बारिश हो गई तो प्रोबेबिलिटी है कि कल भी बारिश होगी 0.8, और अगर आज बारिश हुई है और कल बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। और इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं हुई है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.7। ठीक है भाई, 2-4 सिनेरियोज है, सारे सिनेरियोज को समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला कि भाई रेन टुडे, ठीक है, और रेन नॉट टुडे, 2 ही सिनेरियो, या तो आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.6। अब इसमें 2 सिनेरियो हैं। क्या सिनेरियो है? कि अगर बारिश होती है, इफ इट्स रेन टुडे, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, अगर आज भी बारिश हुई है तो कल भी बारिश होगी, यानी टुमारो बारिश होगी, टुमारो रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। सही है भाई, आगे अभी दूसरा लिखूंगा नहीं, पहले सुन लो। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं हुई है तो प्रोबेबिलिटी है इट विल रेन टुमारो, आज बारिश नहीं हुई है तो टुमारो रेन होगी, टुमारो रेन की प्रोबेबिलिटी है 0.7।
मान लो, अब इसी को जरा अच्छे से समझो, आज बारिश हुई है तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी कल की इतनी है, अगर आज बारिश नहीं हुई है तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब इसका उल्टा भी समझ लो, अगर आज बारिश हुई है तो कल बारिश नहीं होगी, टुमारो नॉट रेन, तो ये 0.2 हो गया, माइनस कर दो 1 में से। और अगर आज बारिश नहीं हुई है और कल भी बारिश नहीं होगी, टुमारो रेन नॉट 0.3 हो जाएगा। सिंपल। अब सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे, देखो आ जाओ। P1 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे। P1 का मतलब है कि आज बारिश नहीं हुई, तो आज बारिश नहीं हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। P2 क्या है? डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। इट विल नॉट रेन टुमारो, ये दो सिनेरियो हैं। इफ इट्स रेन टुडे, आज बारिश हुई है, इफ इट्स रेन टुडे, और कल बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 आ गई। बोलो समझ आ रहा है सारी चीजें इसके बाद। P3 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। ठीक है, कल बारिश होगी, लेकिन तब होगी इफ इट डज नॉट रेन टुडे। इट डज नॉट रेन टुडे, देख लो भाई ध्यान से, अगर आज बारिश नहीं हुई है, डज नॉट रेन टुडे, इट विल रेन टुमारो, 0.7। यहां पर आप 0.7 लिखोगे, 0.7 लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सिनेरियो। P4 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। कल बारिश नहीं होगी, कब? जब आज भी बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश नहीं होगी, आज भी बारिश नहीं हुई। नॉट तो 0.3। लो जी, सारे सिनेरियो मैंने आपके बना दिए। अब आपसे जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो। P1 मल्टीप्लाई P4 और P2 मल्टीप्लाई P3 सॉल्व कर दीजिएगा, इजिली आ जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले E1 और E2, रेन टुडे, और ये होगा नॉट रेन टुडे। ठीक है, नॉट टुडे, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया टुडे रेन होने की 0.4, और नॉट का हो गया 0.6। और फिर अपने पास ए आएगा कॉमन सिनेरियो। कॉमन सिनेरियो क्या कह रहा है कि इट विल रेनिंग टुमारो, हमें कल बारिश करानी है। टुमारो रेन, क्योंकि दोनों में कॉमन सिनेरियो, देखो कल की बारिश आज की बारिश पे डिपेंड कर रही है ना, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई, और इसी से हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। ए बाय E1 बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी देखते हैं। पहले ए बाई E1 बताओ कितना है, कि कल आज बारिश हुई है, कल भी बारिश होगी, आज बारिश हुई है, ठीक है, आज बारिश हुई है, कल भी बारिश होगी 0.8, और आज बारिश नहीं हुई है और कल बारिश होगी, आज बारिश नहीं हुई है पर कल बारिश होगी 0.7। तो आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर कि भाई कल बारिश होनी चाहिए, तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लोगों को पिछले वाले पे यानी यहाँ पे कि किसकी वजह से बारिश हुई है, आपको बस बारिश करवानी है कल। अब जो कल की बारिश है वो किस पे डिपेंड करती है? सर दोनों पर, तो प्रोबेबिलिटी भी दोनों की आएगी। E1 A बाई E1, E2 A बाई E2। ठीक है भाई। अब अगर कल बारिश होगी, मतलब ये वाली बात, टुडे अगर बारिश हुई है, मतलब अगर आज बारिश हुई है तो कल बारिश तब भी होनी चाहिए, अगर आज बारिश नहीं हुई है तब भी कल बारिश होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का बन गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज नोन दैट 20% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल हैव 90% अटेंडेंस। परसेंटेज में घुमाएगा आपको, ध्यान से सुनना। 80% of the student are irregular. Okay. Past result shows that 80% of the student who have 90% attendance and 20% of the irregular student get A grade in their annual examination. तो अगर आप नोटिस करोगे तो दो अलग अलग इवेंट्स के अंदर एक कॉमन बात आ रही है, तो इसका मतलब ये A ग्रेड वाला क्वेश्चन हो गया, कहीं ना कहीं NCERT से इंस्पायर है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले इन दो इवेंट को लिखते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो पहला इवेंट ये हो गया कि 90% अटेंडेंस वाले बच्चे, और E2 का मतलब हो गया इर्रेगुलर बच्चे। तो अब जरा बताओ ऐसे स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? सर E1 का मतलब हो गया आपका 90% अटेंडेंस, तो 90% अटेंडेंस वाले 20% बच्चे हैं। ठीक है भाई, इट इज नोन दैट 20% बच्चे हैं। ओके, इसके बाद इर्रेगुलर बच्चे कितने हैं? इर्रेगुलर बच्चे कितने हैं आइए देखते हैं। सर 20% बच्चे इरेगुलर है, 80% ऑफ द स्टूडेंट आर इरेगुलर, तो 80% बच्चे इरेगुलर हो गए।
अब वो बोल रहा है कि एक कॉमन बात है कि ए ग्रेड आ रही है बच्चों की जी। अब ये ए ग्रेड कैसे आती है, आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। ए बाई ई वन का मतलब है 90% अटेंडेंस वाले बच्चों की ए ग्रेड आई है, तो ऐसे 80% बच्चे हैं, कंफ्यूजन मत होना, 80% ऑफ द स्टूडेंट who have above 90% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड। तो 80% वाली बात को ध्यान रखो, 90% को आप ऐसे समझो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समझो, ये इर्रेगुलर हैं और ये रेगुलर हैं, ठीक है। अब इर्रेगुलर वाले बच्चों को जिनकी ए ग्रेड आ गई, ऐसे कितने थे सर? 20% बच्चे ऐसे भी थे जो बैक बेंचर्स थे, इर्रेगुलर थे, फिर भी उनके ए ग्रेड आ गई। अब आपसे क्या पूछा जरा देखो, एक स्टूडेंट सिलेक्ट करा गया रैंडमली और उसको देखा गया कि उसकी ए ग्रेड आई है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा इर्रेगुलर था, बैक बेंचर था, तो बताओ किसका उल्टा पूछा इनमें से? सर इर्रेगुलर वाले का, तो E2 और ये आ गया A। आई होप अब आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। सर ये छोड़ते क्यों? देखो अगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ना तो आप सिर्फ एक मूवी की तरह इसे देखते हुए चले जाओगे, जो कि सही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। E and F are two independent event सच दैट, भाई ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के अंदर करवाया हुआ है। अब बोलोगे भैया ये एमसीक्यू में आता है, भाई एमसीक्यू में नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन होंगे, और अगर इस तरीके से दे देगा तो ये 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये आपका एक होमवर्क में रहेगा। आई होप आप एमसीक्यू वाली वीडियो देखोगे और उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी और एलपीपी के 13 नंबर अपने पूरे पक्के करोगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। देखो भाई एलपीपी का क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में करवाया है, ठीक है। फिर इस वीडियो को हम क्यों देख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ क्वेश्चन एलपीपी के होते हैं जहां ये वाली चीज प्रॉब्लमेटिक होती है, बस यही एक पॉइंट है जो प्रॉब्लमेटिक होता है। बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए हैं। 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बाउंडेड का कर लेना और एक अनबाउंडेड का कर लेना। सर कहां कर लेना? भाई मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एलपीपी पढ़ा रखा है और दोनों चीजों को अच्छे से करवा रखा है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको करके भी दिखाता हूं, सो दैट आपको एक आइडिया भी लगे। हमें मिनिमाइज करना है z को, ओके। हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, और x प्लस y दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और x माइनस का 2y दे रखा है इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x और y 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, और x प्लस का y ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और इसके बाद x माइनस का 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो भाई सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है भाई। एक बार x को 0 रख दिया तो y 60 आ गया। इतना आपको आना चाहिए भाई कैलकुलेशन करनी, नहीं तो क्या कर रहे हो आप 12वीं की क्लास में। y 0 आ गया तो x 120 हो गया, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी चेक करेंगे, अभी रुक जाओ, अब इधर आ जाओ। मैं रफ में ग्राफ बनाऊंगा भाई, आप एक्यूरेट प्रॉपर ग्राफ पर प्रैक्टिस करके जाना। x 0 y 60, y 0 x 60, ठीक है। इस वाले में थोड़ा सा पेचीदापन आता है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा है ना, तो ये ओरिजिन पे काम नहीं करता। तो ध्यान देना, अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा। इसमें फायदा कैसे होगा? आपने रखा मान लो 10 तो ये आया 20, आपने रखा 60 तो ये आया 120, तो कुछ इस तरीके से नंबर आता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, पॉइंट समझ में आ गए तो। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं, ग्राफ हम यहां प्लॉट कर लेते हैं रफ में थोड़ा सा। देखो भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले पॉइंट देखो सर 120 तक है तो 20-20 का गैप ले लो। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है भाई। ये एक्स वाई हो गया हमारा, इधर वाला एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। अब सबसे पहले हम पहली लाइन की बात करेंगे। 0 पे 60 ये रहा, 120 पे 0 ये रहा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस लाइन को जरा आप जब लिखोगे, यहाँ पे लाइन हमेशा लिखने की आदत डालो भाई, ये आदत होती नहीं है बच्चों में पर डालनी चाहिए। अब आप ये चेक करोगे ट्रू है या फॉल्स है, तो ओरिजिन से चेक करना सबसे ज्यादा इजी होता है। तो आपने लिया ओरिजिन, जैसे आपने ओरिजिन लिया इसमें पुट करा होगा आपने, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 120, 0 लेस देन और इक्वल टू 120। तो एक बात बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है।
और जब ये चीज़ ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन होगा, हमारा ये वाला रीजन शेडेड होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अभी बात शुरू हुई है, ख़त्म नहीं करनी है, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझना है। इसके बाद अगर हम देखें कि भाई इस वाले पॉइंट को x और 60 वाले को, तो ये फिर 60 है, ये भी 60 है, तो ये लाइन कुछ अरे भैया ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है भाई, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये फॉल्स आएगा। ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सर कैसे पता लगा? भाई इनइक्वालिटी से पता लग जाता है, आप भी देखोगे आपको भी लगेगा। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो क्या 0 60 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब 0 की तरफ नहीं आएगा, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है भाई, आपको कॉमन रीजन दिखना शुरू हो गया होगा। अब आती है इसकी बात, 0 पे 0 ये रहा, 20 पे 10, 20 पे 10, फिर 60 पे आपका 120, सॉरी 120 पे 60, तो लगभग आपका यहाँ, तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी भाई, कुछ ऐसी जाएगी एस्टिमेटेड लाइन। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है, आप शेडेड कहां करोगे? क्योंकि ओरिजिन को तो अब आप टेस्ट कर ही नहीं सकते यहां पे, क्योंकि ये खुद ओरिजिन के ऊपर है। तो ऐसे केस में आप इधर या इधर वाला पॉइंट ले लिया करो, शॉर्टकट भी बताऊंगा। इधर या इधर मतलब यहां से कोई भी पॉइंट उठा लो रैंडम जो एक्स एक्सिस पे है। मैंने उठा लिया 40,0, आप इधर से भी उठा सकते हो, जो आपका मन करे। अब इसके अंदर पुट कर दो, x की जगह 40, y की जगह 0। तो एक बात बताओ, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? सर ये तो ट्रू है। अब एक बात बताओ, अगर 40 0 से बड़ा है और ये बात ट्रू है, समझना पूरी बात, तो 40 है कहां पर? सर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर है, तो इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट ट्रू है, तो ये इसकी तरफ आएगा। और अगर ये फॉल्स बोलता तो ये ऊपर जाता, तो इसका आंसर नीचे की तरफ आएगा। बच्चे बोलते हैं कुछ जादू वाली चीज बता दो, तो भाई देखो, अगर कभी ऐसे इनइक्वालिटी बने आ जाए, ठीक है, ये वाला केस, सिर्फ ये वाला केस जिसमें नंबर नहीं होते, तो याद रहे जिसकी तरफ इनइक्वालिटी ने अपना मुंह खोला हुआ है उसी तरफ शेड कर दो। एक्स की तरफ इनइक्वालिटी ओपन है ना, तो एक्स की तरफ शेड होगा, और एक्स एक्सिस कहां पर होता है? नीचे होता है, इसीलिए ये नीचे शेड होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब एक बात बताओ, क्या आपको कॉमन शेडेड रीजन दिखाई दिया? क्या कॉमन शेडेड रीजन दिखाई दिया? यस सर, ये रहा, ये रहा, ये नीचे, ये इधर, ये इधर, बस यहीं तक होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, साफ साफ बोला हुआ है कि x, y 0 से बड़ा है, मतलब शेडेड रीजन लाए, कॉमन शेडेड रीजन लाए ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। आ जाओ जी, कॉर्नर पॉइंट्स उठाते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट्स उठाते हैं। पहला ए बी, इस लाइन को तो लिख दो, x ग्रेटर देन और 2y, इधर से उठा लो आप अपना C, इधर से उठा लो आप D। ठीक है, तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस है, बट कोई बात नहीं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहां कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है भाई। चलो, आपको सुंदर सुंदर लिखना है। सर सुंदर सुंदर सिखा भी दो भाई, लेक्चर के अंदर करवा रखा है सुंदर सुंदर, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा जगह कम पड़ रही है, बट कोई बात नहीं। आ जाओ देखते चलो, कॉर्नर पॉइंट उठाओ। ए और बी को बाद में उठाते हैं, पहले सी और डी आसानी से दिख रहा है, उन्हें उठा लो। सी कितना है? सर 120,0 है। डी कितना है? सर 60,0 है। ठीक है, अब आ जाओ ए और बी पे। इसके लिए आपको एक्यूरेट ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी पॉइंट बनेगा। अगर एक्यूरेट ग्राफ ना बना पाए सर, तो भाई देखो ए किस किस लाइन से बन रहा है। ए बन रहा है x प्लस वाई बराबर 60 से, ये वाली लाइन है, और x बराबर 2y से। तो इसको सॉल्व कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। 40 और 20 आ रहा है, 40 और 20 आ रहा है भाई, 40 और 20। अब आप अगर नोटिस करोगे ना, मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया, बिना स्केल, बिना किसी फुट्टे वुट्टे के, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करा, फिर भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेट बराबर आ रहा है 40 और 20। तो आप ऐसे x की वैल्यू और इधर y की वैल्यू पकड़ सकते हो, पर ग्राफ एक्यूरेट होना चाहिए, ये बात याद रखना। x 40 है, y 20 है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस वाले पॉइंट को देखो। ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। अब ये किस किस लाइन से बन रहा है? सर ये भी x बराबर 2y से बन रहा है, और x प्लस 2y बराबर 120 से बन रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। एक लाइन है x प्लस का 2y बराबर 120, और एक है x बराबर 2y। लाइन कैसे मिल रही है सर आपको? अरे b को देखो ना, इधर जा रही है ये वाली लाइन, और इधर जा रहा है ये वाली लाइन। सॉल्व कर लो इसे, x की जगह 2y पुट कर दो,
120, ये हो गया 4y, 120 काट दो, 30 आ गया। ठीक है भाई। सर आपका 30 नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ कैसे आएगा। y 30 आएगा तो x 60 आएगा। ठीक है भाई, तो 60 और 30 आ रहा है इसका, 60 और 30 आ रहा है इसका। ठीक है भाई, अब देखो नोटिस करो, लगभग ये 60 के पास है लगभग, और अगर आप ये देखोगे 20 और 40 के लगभग बीच में आ रहा है, हाँ या ना भाई। मैं वही कह रहा हूं, मैंने फुट्टे से नहीं बनाया, फिर भी काफी एक्यूरेट बन रहा है। आप फुट्टे से बनाओगे तो आपका 100% एक्यूरेट बनेगा। आ जाओ, अब इसको पुट करना है, सॉल्व करो। पहले नीचे वाले कर दो, 12 पंजे 60, 600, जीरो का कोई रोल ही नहीं है, 5 6 30, 300। ठीक है, और बताऊं, अगर ऊपर वाले को ध्यान से करो, अब 5 चौक 20, 200, फिर 20 रखो, 20 दूनी 40, तो ये 160 आ गया। फिर रखो इसे, 5 6 30, 300, फिर 3 दूनी 6, 60, तो ये 240 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, मिनिमाइज, तो किस पॉइंट पे मिनिमम है आप आराम से लिख सकते हो। सुनना मेरी बात, Z हैज मिनिमम वैल्यू 160 एट 40,20, याद रखना इस बात को। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन तैयार। LPP में 5 नंबर हमारे पक्के। सर ये 5 का आता है, ये 3 का आता है भाई, ये भी आपका होमवर्क है, देख लो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। ये देखो, इसमें वही आ गया जो अभी हमने करा था। किस तरफ शेड होगा, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ओरिजिन से जा रही है, तो y की तरफ शेड होगा। क्यों, इनइक्वालिटी y की तरफ ओपन है। तो इसे सबको होमवर्क में आप ट्राई करना। ठीक है भाई, ये वाला जरूर करना, कोई करो या मत करो, एक क्वेश्चन जरूर करना ये वाला। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। MCQ भी करवाने वाला हूं, आज ही वीडियो आ जाएगी, तो अच्छे से देखकर इस टॉपिकों को अपना पक्का कर लो। बाय बाय बच्चों।